हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी डिस्कशन को। आज के लेक्चर में दोस्तों हम इस बॉक्स के बारे में बात करेंगे, हाउ जेंडर्ड इज द फैमिली। हाउ जेंडर्ड इज द फैमिली, ये जो टॉपिक है, जो हेडिंग है, इसका मतलब ये है कि जो घर परिवार होता है वहाँ पर किस प्रकार से ट्रीट करा जाता है बच्चों को। और अगर उन बच्चों के अंदर अगर हम बाइफर्केशन कर दें कि एक मेल चाइल्ड है परिवार में, एक फीमेल चाइल्ड है, तो क्या दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलती है बचपन से, और सिंस बर्थ, पैदा होने से लेकर जवानी तक किस प्रकार का ट्रीटमेंट मिलता है। क्या वो ट्रीटमेंट सेम होता है मेल के लिए, फीमेल के लिए, या फिर बचपन से ही एक साइलेंट डिस्क्रिमिनेशन, परिवार कितना भी अच्छा हो, माँ बाप कितना भी प्यार करते हो, लेकिन क्या एक साइलेंट डिस्क्रिमिनेशन चलती है क्या मेल चाइल्ड को लेकर एज कंपेयर टू फीमेल चाइल्ड, या फीमेल चाइल्ड को लेकर एज कंपेयर टू मेल चाइल्ड। इसको हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। और ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है भारत के समाज से ही, उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको मतलब ये वाली चीज़ बात करनी है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो देखो, भारत के समाज में एक सोच है, भारत के समाज के अंदर जुड़े हुए घर परिवारों के अंदर एक सोच है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम जानते हैं कैसा होता है। एक बिलीफ पनपती है भारत के घर परिवार में कि अगर किसी परिवार में मेल चाइल्ड है तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है। अगेन यहाँ पर अगर मेल चाइल्ड है तो उससे रिलेटेड यहाँ पर जो रोल एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो पनपने लग जाती है कि ये फ्यूचर में जब ये घर का मर्द बनेगा, बच्चा, लड़का, तो ये क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएगा। तो बिलीफ ये है, सोच ये है, थिंकिंग ये है भारत के घर परिवारों के लोगों के बीच में कि मेल चाइल्ड विल सपोर्ट द पेरेंट्स। जब माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तो उनका जो बेटा होगा वो उनको सपोर्ट करेगा। बेटी अगर है उसको हो सकता है कि प्यार वगैरह सब कुछ मिले घर परिवार के अंदर, लेकिन बचपन से माँ बाप प्रिपेयर हो जाते हैं एक चीज़ के लिए, एक लड़की को लेते हुए, कि लड़की जो है हमारे घर परिवार का हिस्सा है, लेकिन सिर्फ एक टेम्प्ररी तौर पर, क्योंकि पोस्ट मैरिज, आफ्टर हर मैरिज, उसने इस घर परिवार को छोड़कर जाना है। और हम अपनी लड़की से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि बुढ़ापे में वो हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगी, बिकॉज शील बी अ मैरिड वेमेन। वो किसी और के घर की बहू होगी, किसी और की माँ बनेगी, किसी और की बीवी बनेगी। यहाँ पर वो हमारे घर परिवार के अंदर सिर्फ एक टेम्प्ररी तौर से रह रही है। तो जब ये बड़ी होगी, ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है, ऐसा बिलीफ होता है कि जब ये फीमेल चाइल्ड बड़ा होगा, लड़की बड़ी होगी, तो शी विल लीव द फैमिली पोस्ट मैरिज, आफ्टर हर मैरिज। इसकी वजह से क्या होता है, एक बिहेवियर ये निकल कर आता है घर परिवारों का कि फैमिलीज ज़्यादा इन्वेस्ट करने लग जाती हैं रिसोर्सेज को, मनी को, एजुकेशन के टर्म्स में आप अगर बात करो, हर एक चीज़ में, ऑन द मेल चाइल्ड। यानी कि परिवार के लोगों की रिसोर्सेज को लेकर, फैसिलिटीज़ को लेकर ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो मेल चाइल्ड की तरफ चली जाती है। गिने चुने परिवार ही सिर्फ ऐसे होते हैं जो कि इस बिलीफ को, चलो मान लो कि सबको पता है कि शादी के बाद लड़की ने ससुराल ही जाना है, लेकिन फिर भी माँ बाप पूरी कोशिश करते हैं कि वो लड़की को उतनी ही इंपॉर्टेंस दे जितने वो अपने बेटे को दे रहे हैं। उसकी एजुकेशन के ऊपर, उसकी फैसिलिटीज़ के ऊपर, उसकी डिमांड्स के ऊपर, उसकी नीड्स के ऊपर, उसकी वांट्स के ऊपर, उसकी ज़रूरतों के ऊपर उतना ही फोकस होना चाहिए जितना अगर उनका कोई बेटा है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, बेटी है, छोटी है, बड़ी है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। घर परिवार वालों को वो इक्वली सब पर फोकस करते हैं। लेकिन ऐसा आपको बहुत कम घर परिवारों के अंदर देखने को मिलेगा भारत के समाज के अंदर। अब यहाँ पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक बायोलॉजिकल फैक्ट आपको जानने को मिलेगा। देखो, बायोलॉजी ये कहती है, साइंटिस्टों ने ये ऑब्जर्व करा है कुछ रिसेंट ईयर्स में, कि फीमेल बेबी अगर पैदा होती है, एक माँ की कोख से अगर एक बच्ची निकल रही है, उसके ज़्यादा बेटर चांसेस होते हैं सर्वाइवल के एज़ कंपेयर टू मेल बेबी।
यानी कि माँ के गर्भ में अगर एक बेटा है तो उसके मरने के ज़्यादा चांसेस होंगे एज कंपेयर टू अगर किसी फीमेल के गर्भ में, किसी फीमेल के वॉब में अगर एक फीमेल बेबी है। ठीक है, तो जो रेट, लेकिन फिर भी जो रेट ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रहता है, यानी कि बच्चे जो हैं वो 1 साल से पहले ही मर जाते हैं, उसको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रहता है अमंग फीमेल चिल्ड्रेन, ये फिर भी ज़्यादा देखने को मिलता है हमें एज कंपेयर टू मेल चिल्ड्रेन इन द लोअर एज ग्रुप्स इन इंडिया। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण आप वैसे जानते हो, 2 कारण होते हैं प्रोमिनेंटली। एक होता है फीमेल फीटिसाइड, कोक के अंदर ही अगर पता लग गया किसी कपल को, घर परिवार वालों को, कि हमारे घर की बहू ने, इस लेडी ने लड़की को जन्म देना है, 9 महीने के बाद लड़की निकलेगी इसके गर्भ से, इसकी कोक से, तो उसको कोक के अंदर ही मार देना, उसको हम कहते हैं फीमेल फीटिसाइड। और दूसरा होता है कि पैदा होने के बाद मार देना, दैट इज नोन एज फीमेल इन्फेंटिसाइड। ये वन ऑफ द प्रोमिनेंट फैक्टर्स होते हैं, वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अमंग फीमेल चिल्ड्रन हायर देखने को मिलता है एज कंपेयर टू मेल चिल्ड्रन इन द लोअर एज ग्रुप्स इन इंडिया। तो ये जो टॉपिक है ये आपको अभी तक आराम से समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों, जानने वाली बात जो है, एनालिसिस वाली बात जो है, वो ये है बायोलॉजिकल फैक्ट हमारा, कि ऐसा क्यों है कि फीमेल बेबी के ज़्यादा बेटर चांसेस होते हैं सर्वाइवल के एज कंपेयर टू मेल बेबी। और ये एक इस्टेब्लिश्ड बायोलॉजिकल फैक्ट है, वेल इस्टेब्लिश्ड बायोलॉजिकल फैक्ट है ये। तो इसके पीछे हम कारण जानते हैं। फीमेल बेबीज़ का, इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि फीमेल बेबीज़ के पास एक एडवांटेज तो है, देखो, सर्वाइवल का एज कंपेयर टू मेल बेबीज़। इनके पास एक एडवांटेज है विद रिस्पेक्ट टू देयर सर्वाइवल टेंडेंसी। तो इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट, इस पर्टिकुलर फिनोमेना के पीछे इस पर्टिकुलर बायोलॉजिकल फैक्ट के पीछे कुछ बायोलॉजिकल रीजंस होते हैं। साइंटिस्टों ने कुछ तो ऑब्जर्व करा होगा ना, कुछ तो एक्सपेरिमेंट्स करे होंगे, तभी तो ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट है। तो इसके पीछे कुछ बायोलॉजिकल रीजंस हैं, उसको हम जानते हैं। सबसे पहला कारण है दोस्तों जेनेटिक फैक्टर्स। ऐसा ऑब्जर्व करा गया है दुनिया भर के साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा कि जो फीमेल बॉडी होती है, फीमेल बॉडी में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल में क्या होता है, एक एक्स होता है, एक वाई होता है। तो ये जो 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, दे कैरी मोर इम्यून रिलेटेड जीन्स। दे कैरी मोर इम्यून रिलेटेड जीन्स। ऐसे जीन्स माने जाते हैं, एक्स और एक्स अगर दोनों एक साथ आ जाएं तो ये इम्यूनिटी को डेवलप करने में मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? जब 2 एक्स क्रोमोसोम का संगम होता है तो ये एक प्रकार से स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करते हैं अगेंस्ट वेरियस काइंड ऑफ इन्फेक्शंस जो कि बच्चों को उनके सर्वाइवल टेंडेंसी को प्रभावित कर सकते हैं। ये इन्फेक्शंस, अब ये इन्फेक्शंस दोनों फेजेस में आ सकते हैं। 2 फेजेस कौन से? या तो पैदा होने से पहले 9 महीने जब वो बच्चे पनप रहे हैं माँ के गर्भ में, या फिर पोस्ट बर्थ पैदा होने के बाद।
फीमेल्स के अंदर ये जो 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं ये इन सब चीज़ों से इनको बचाते हैं। उसके बाद दूसरा प्रोमिनेंट फैक्टर जो होता है, दूसरा प्रोमिनेंट बायोलॉजिकल रीज़न जो है कि फीमेल बेबी ज़्यादा बेटर तरीके से उनके सर्वाइवल चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू मेल बेबीज, डैट इज जेनेटिक फैक्टर्स। सॉरी, जेनेटिक फैक्टर्स के बारे में तो हम बात कर चुके हैं। हार्मोनल फैक्टर्स। फीमेल की बॉडी में कौन सा हार्मोन होता है प्रोमिनेंटली, डैट इज ईस्ट्रोजन। ये जो ईस्ट्रोजन होता है इसको भी साइंटिफिक कम्युनिटी ने ऐसा ऑब्जर्व करा है कि ये बूस्ट करता है पूरे के पूरे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम को इन फीमेल्स, ठीक है। एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स इन फाइटिंग विथ वेरियस काइंड ऑफ डिसीजेस। वहीं पर जो मेल बॉडीज में जो हार्मोन होता है डैट इज टेस्टोस्टेरोन, उसके पास इस प्रकार की टेंडेंसी नहीं होती है इम्यूनिटी को बूस्ट करने की या डिसीजेस से लड़ने की। ईस्ट्रोजन में ये वाली चीज़ पाई जाती है, टेस्टोस्टेरोन एज अ हार्मोन में ये वाली चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती है। तीसरा प्रोमिनेंट बायोलॉजिकल रीज़न कि फीमेल बेबी ज़्यादा बेटर तरीके से सर्वाइव कर सकती हैं एज कम्पेयर टू मेल बेबीज, डैट इज जो मेल बेबीज होते हैं दे आर फिजियोलॉजिकल वल्नरेबल, दे आर फिजियोलॉजिकल वल्नरेबल। यहां पर बात हो रही है मेल बेबीज की। फिजियोलॉजिकल मतलब कोई भी दोस्तों ऐसी चीज़ होती है, जब भी आपके सामने वर्ड आता है ना फिजियोलॉजिकल, कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो कि शरीर से रिलेटेड होती है, जो बॉडी से रिलेटेड जो कोई चीज़ होती है उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल वल्नरेबल होते हैं मेल बेबीज। ऐसा क्यों? देखो, जब किसी औरत के गर्भ में मेल फीटस जब पनपता है, वो फीटस जो है वो मेल का है, मेल बेबी है एक औरत के शरीर में, तो जब वो बड़ा होता है तो एज कंपेयर टू फीमेल फीटस ये थोड़ा सा बड़े साइज का होता है। अगर मतलब सेम मंथ में अगर आप कंपेयर करो कि एक औरत प्रेग्नेंट है, उसको प्रेग्नेंट हुए 6 महीने हो चुके हैं या 7 महीने हो चुके हैं या 3 महीने हो चुके हैं, तो हमेशा ये देखा जाता है कि फीमेल की बॉडी में जो मेल फीटस है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। अगर आप वहीं पर सेम महीने के अंदर, सेम मंथ की प्रेगनेंसी के अंदर अगर आप एक फीमेल फीटस को कंपेयर करो, अब साइज बड़ा होने के कारण मेल बेबीज में क्या होता है, उनका जो सर का साइज होता है, जो उनका हेड साइज होता है, वो भी बड़ा होने लग जाता है। सबसे पहले सर बड़ा होने लग जाता है। इस सर बड़ा होने की वजह से साइंटिफिक कम्युनिटी ने ऑब्जर्व ये करा है कि दिस इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ मेल बेबीज, ठीक है, दिस इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ मेल बेबीज ड्यूरिंग बर्थ। कैसा रिस्क? रिस्क बहुत सारे प्रकार के होते हैं। कुल मिलाकर आप इतना समझ जाओ अभी के लिए कि बहुत सारे प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती है मेल बेबीज के लिए, जिसकी वजह से उनका जो चांस होता है, जो रेट होता है सर्वाइवल का, वो कम हो जाता है। और उसके अलावा जो इन्फेक्शन का जो रेट है वो भी हाई होता है मेल बेबीज में। और शरीर के विभिन्न कोनों में जो सूजन होती है, जो इन्फ्लेमेशन होती है, वो भी मेल बेबीज में ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू फीमेल बेबीज।
उसके अलावा एक और बायोलॉजिकल रीजन, दैट इज स्ट्रेस रेजिलियंस। ऐसा देखा गया है कुदरती रूप से ईश्वर ने एक फीमेल की बायोलॉजी को, उसकी बॉडी को, उसके शरीर को ऐसा बना रखा है कि फीमेल बायोलॉजी इज मेड टू अडेप्ट बेटर, is made to adapt better to stress। तो वो जो है उनका सर्वाइवल रेट जो है इसकी वजह से, सर्वाइवल रेट इसकी वजह से बढ़ जाता है। तो ये एक ऐसा ट्रेट है जो फीमेल बेबीज जब कोख में हो उनके साथ तब भी काम करता है, उनका ये सर्वाइवल रेट, और पोस्ट बर्थ के बाद भी काम करता है। फीमेल की बायोलॉजी इस प्रकार से डिजाइन करी गई है दैट ऑल द फीमेल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड दे कैन सर्वाइव डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन सिचुएशन जैसे रियल लाइफ में होती है, फेमीन, अकाल पड़ जाना, खाने की किल्लत हो। कहने का मतलब ये है, यहां पर आप फेमीन को दो चीजों के साथ जोड़ सकते हो। जैसे एक लेडी प्रेग्नेंट है, उसके घर में गरीबी बहुत है, या वो एक वॉर सिचुएशन में फंसी हुई है। कैसे भी हो सकता है, मतलब बात सिर्फ भूखा रहना, सिर्फ गरीबी नहीं होता। भूखा रहना एक लेडी का मजबूरी भी हो सकता है, सिर्फ गरीबी नहीं होता उसके पीछे कारण। वॉर जोन में हो, कंट्री के अंदर सिविल वॉर हो गया हो, या प्रेगनेंसी के टाइम पर कंट्री छोड़कर कहीं भागना पड़ रहा हो, एरिया छोड़कर कहीं भागना पड़ रहा हो, तंगी हो गए हो, हफ्तों हफ्तों तक खाना नहीं मिल पा रहा हो, कुछ भी खाकर काम चलाना पड़ रहा हो। कुल मिलाकर मतलब वो भूखी है, वो लेडी जो प्रेग्नेंट है, और उसके कोख में एक फीमेल बेबी है। तो फीमेल बेबी जो है, अगर वो औरत भूखी भी है, उसको टाइम पर खाना नहीं मिल पा रहा, प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पा रहा, फिर भी फीमेल बेबी ज्यादा सर्वाइव कर जाएगी एज कंपेयर टू मेल बेबी। और वहीं पर अगर आप पैदा होने के बाद बात करो तो ऐसा देखा जाता है कि औरतें जो हैं वो ज्यादा टाइम तक भूखी रह पाती हैं, और भूखी रहने के साथ साथ उनका जो पूरा इम्यून सिस्टम होता है, जो ब्रेन की फंक्शनिंग होती है, जो थिंकिंग पावर होती है, वो फिर भी बेटर तरीके से काम कर रही होती है अगर सेम ड्यूरेशन में अगर एक लड़का जो है वो भूखा रह रहा है। और ऐसा लाइफ टाइम देखा जाता है। तो दे कैन सर्वाइव डेप्रीवेशन, फीमेल बेबीज, एंड दे कैन सर्वाइव डिसीजेस ऑल्सो ज्यादा इफेक्टिवली। और ये जो क्वालिटी है, जिसको हम ट्रेड भी बोल सकते हैं, ये जो क्वालिटी है, जो ट्रेड है, ये इनके साथ, फीमेल्स के साथ लाइफ टाइम रहता है। तो ये कुदरती रूप से, मतलब बेसिकली भगवान ने शरीर को ऐसा बना रखा है फीमेल्स के। उसके बाद अगर हम बात करें नियोनेटल पीरियड की, नियोनेटल का मतलब होता है शुरू के कुछ हफ्ते में। फर्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर जब एक फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है, तो जो मेल इन्फेंट्स होते हैं, अगर एक औरत के शरीर में एक मेल है, मेल बेबी है, वो पनप रहा है, सॉरी न्यूनेटल पीरियड का मतलब ये होता है कि पैदा होने के बाद कुछ हफ्ते, ठीक है। तो यहां पर शरीर के अंदर की बात नहीं हो रही है, बाहर की बात हो रही है। पैदा हो चुका है मतलब वो शुरू के कुछ हफ्ते में
मेल बेबी के ऊपर, मेल इन्फेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ज़्यादा जल्दी इनको डिसीज़ वगैरह कैच कर लेंगे, इम्यूनिटी इनकी एकदम पुअर हो जाएगी, वीक हो जाएगी, इनको सर्दी जुकाम होने लग जाएगा, निमोनिया, पीलिया, 100 प्रकार की बीमारी होने लग जाती हैं। वहीं पर फीमेल्स के साथ ऐसा नहीं होता, वो कुदरती रूप से मतलब बॉडी ऐसी डिज़ाइंड हो रखी है। अच्छा, और अगर आपको उसकी जड़ जाननी है फिर भी साइंटिफिकली, अगर आप ये चाहते हो कि हमें कोई ठोस सर साइंटिफिक रीजन दो, तो सारी शुरुआत जो होती है वो इस एक्स क्रोमोसोम की वजह से होती है, ठीक है, जो कि एक स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आई अच्छी तरीके से? ये बायोलॉजिकल फैक्ट के पीछे कारण अच्छी तरीके से समझ में आया आपको? कैसा क्यों बोला जाता है कि फीमेल बेबीज जो है इनका बेटर रेट ऑफ सर्वाइवल है एज कंपेयर टू मेल बेबी? क्लियर है? कोई डाउट? आगे बात करते हैं दोस्तों। इसी बॉक्स के अंदर हमें एक टॉपिक दे रखा है, सोशलाइजेशन विद इन द फैमिली। मैंने आपको कशिश कुछ लेक्चर पहले सोशलाइजेशन एजेंट्स के बारे में बताया था, है ना? क्या रिकॉल कर सकते हो उसको? 4 सोशलाइजेशन एजेंट्स कौन से होते हैं जिससे हम जीवन भर घिरे रहते हैं, स्टार्टिंग से लेकर बाद के पीरियड तक? कौन कौन से सोशलाइजेशन एजेंट्स हमें प्रभावित करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे एटीट्यूड को, हमारे बिहेवियर को? सबसे पहले कौन होते हैं? पेरेंट्स या फैमिली, फिर टीचर्स या स्कूल, उसके बाद पीयर ग्रुप्स या फ्रेंड्स, और चौथे सोशल इंस्टीट्यूशंस या फिर जिसको हम कहते हैं अदर सिग्निफिकेंट टॉपिक्स, जैसे पॉलिटिक्स हो गया, धर्म हो गया, ये सब चीज़ें, है ना? अब यहाँ पर बात हो रही है सबसे प्रोमिनेंट सोशलाइजेशन एजेंट की, डेट इज फैमिली। ठीक है, फैमिली के अंदर सबसे पहला जो इंट्रैक्शन होता है इंडिविजुअल का, डेट इज पेरेंट्स। मोस्टली इंडिविजुअल्स का जो इंट्रैक्शन होता है वो पेरेंट्स के साथ होता है। भगवान वैसे ऐसा किसी के साथ ना करे, मे नॉट गॉड डू सो। कोई बच्चा अनाथ बनकर पैदा हुआ है तो वो अलग बात है, फिर उसके सोशलाइजेशन एजेंट्स का डायमेंशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन फर्स्ट इंट्रैक्शन जो होता है हमारा सोशलाइजेशन एजेंट के साथ, वो फैमिली के रूप में होता है। तो सोशलाइजेशन इट परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ, क्या काम होता है सोशलाइजेशन का, कि बच्चों के अंदर ट्रांसमिट करा जाता है बहुत सारी वैल्यूज़ को, बहुत सारे डायमेंशंस को जो हमारी लाइफ के साथ प्रभावित होते हैं, आगे चलकर हमें प्रभावित करेंगे, जैसे हमारा कल्चर, हमारी ट्रेडिशंस, हमारी सोशल वैल्यूज़, और कुछ नॉर्म्स, रिटन या फिर अनरिटन रूल्स विच एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो। अपार्ट फ्रॉम पेरेंटल सोशलाइजेशन, मतलब अगर हम घर परिवार में माँ बाप से माँ बाप के बियॉन्ड भी अगर हम सोशलाइजेशन एजेंट्स को जाने, तो घर से बाहर कदम रखने के बाद एक बच्चे का और भी एजेंसीज और भी एजेंट्स के साथ, सोशलाइजेशन एजेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता है, जैसे स्कूल्स, पीयर ग्रुप्स, लिटरेचर एंड फिल्म्स। मतलब ये अदर सिग्निफिकेंट टॉपिक्स में आ जाएगा, लिटरेचर, फिल्म्स वगैरह। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अर्ली सोशलाइजेशन में और एक एडल्ट सोशलाइजेशन में भी, क्योंकि बच्चा एक गीली मिट्टी होता है, उसको बार बार आपको शेप देनी पड़ती है। अगर उसकी शेप बिगड़ रही है, कहने का मतलब है उसके पर्सनैलिटी के डायमेंशंस बिगड़ रहे हैं, घर परिवारों के जो नॉर्म्स हैं उससे थोड़ा सा डेविएट हो रहा है बच्चा, तो ये सब चीज़ें हमें बच्चों को समझानी पड़ती हैं। लड़कियाँ और लड़के ये जो सोशलाइजेशन रिसीव करते हैं पेरेंट्स से या घर के बाहर वगैरह सोसाइटी से, तो यहाँ पर भी एक डिफरेंस है, ठीक है, जिसकी वजह से इनका सिमेट्रिक रोल ही रहता है। सिमेट्रिक का मतलब होता है सेम जैसा, एसिमेट्रिक का मतलब होता है अनइक्वल या फिर जो डिसिमिलर होता है। तो ये जो चीज़ है, एसिमेट्रिक रोल होना और एसिमेट्रिक रिलेशनशिप होना, कहने का मतलब है कि एक फीमेल से रोल एक्सपेक्टेशन अलग होती है समाज की, घर परिवार के लोगों की, और वहीं पर जो मेल होते हैं उनसे अलग होती है। कैसे अलग होती है? ये तो जनरल सी बातें लिखी हुई जो हम आसपास ऑब्जर्व करते रहते हैं। बॉयज़ जो हैं उनको ऐसा माना जाता है कि आगे चलकर परिवार वगैरह इन्होंने ही संभालना है, घर का सरनेम इन्होंने ही कैरी करना है, और बूढ़े माँ बाप का बुढ़ापे में सारा यही बनेंगे। तो दे आर गिवन हायर एजुकेशन और ज़्यादा इनकी स्किल नर्चरिंग पर फोकस करा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है आगे चलकर यही ब्रेड विनर का रोल निभाएंगे। और जो लड़कियाँ होती हैं
उनके साथ रोल एक्सपेक्टेशन इस प्रकार की जुड़ी रहती है कि उनको घर के काम काज सीखने चाहिए, ताकि शादी के बाद उनकी सासू माँ ये नहीं बोले कि उनकी मम्मी के ऊपर ताना ना कसे कि आपने अपनी लड़की को कुछ नहीं सिखाया, इसे तो मैगी बनाना आती है बस और कुछ बनाना नहीं आता। इस प्रकार की बातें आपने सुनी होंगी, ठीक है। तो एट एन फ्रॉम द अर्ली एज इट सेल्फ दे आर expected to perform the domestic chores and they are given lesser education. They are trained to work hard कि मेहनत करो, ये करो, वो करो, तुम्हें काम करना चाहिए, झाड़ू पोछा लगाओ, खाना बनाओ, सब्जी बनाओ, मम्मी का साथ बटाओ, साथ दो, हाथ बटाओ। एंड इसकी वजह से दे आर टेंड टू डेवलप लो सेल्फ इस्टीम। तो यानी कि ज़्यादा जब लिबर्टी ज़्यादा नहीं मिली, फ्रीडम ज़्यादा नहीं मिली, रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा हैं, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, बालकनी में इतनी देर से क्यों खड़ी हुई है, छत पे अकेले क्या कर रही है, ये अभी तक 8 बज गए हैं, घर क्यों नहीं आई है, ये सवाल जवाब लड़कों से इतने नहीं करे जाते हैं, लड़कियों के ऊपर ज़्यादा बंदिशें होती हैं। इसकी वजह से उनका ना इनर कॉन्फिडेंस जो होता है वो हमेशा कम होता है बॉयज़ के कंपैरिजन में। अगर एक लड़की है, बहुत कम घर परिवारों में ऐसा देखने को मिलेगा कि एक बहन का जो कॉन्फिडेंस है वो भाइयों के कंपैरिजन में ज़्यादा है। एक लड़की भारत के समाज के अंदर अगर कॉन्फिडेंट आपको दिख भी रही है तो अपने आप से ना वो बहुत इनर स्ट्रगल करती हुई आई है। अगर आज आपको कोई भी लड़की बहुत कॉन्फिडेंट दिखती है, आप कहते हो कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, ये कितनी बदतमीज़ है, वो इसलिए क्योंकि हर टाइम पर वो अपनी वर्थ को हो सकता है कि प्रूव करने में लगी हो लाइफ में, और आज उसने जिस मुकाम पे अपने आप को पहुंचाया है वो उसके लिए बहुत प्राउड हो, लेकिन वो उसको एक्सप्रेस करना नहीं आता हो कि मैं ऐसी नहीं हूँ जितनी रूड मैं लग रही हूँ, लेकिन उसके अंदर, उसके सीने में हमेशा से अपने वर्थ को प्रूव करने की एक आग जलती हो। बॉयज़ इतना नहीं सोचते हैं, बॉयज़ को इतना सोचना नहीं भी पड़ता है, क्योंकि ऐसी कोई बंदिश उनके ऊपर कसी नहीं जाती हैं। लेकिन लड़कियों को भारत के समाज के अंदर अपनी कुछ वांट्स को, नीड्स को, डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए हर एक टाइम पर परमिशन लेना पड़ता है, हर एक टाइम पर उनको लड़ना पड़ता है, हर एक टाइम पर उनको कन्विंस करना पड़ता है, हर एक टाइम पर उनके जो डिज़ायर्स होते हैं, उनके जो सपने होते हैं, उनकी धज्जियाँ उड़ती हैं। और अगर उनको वो मिलता भी है तो वो बहुत ईजी पीजी मैनर में नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें, कुछ खेद आना, कुछ स्पीड ब्रेकर आना उनकी लाइफ में ऐसा होता है। बिकॉज ये ओवरऑल जो सोशलाइजेशन का जो फिनोमेना है वो भारत के समाज के अंदर, वो सोशलाइजेशन का जो सोशलाइजेशन की जो छत्र छाया, जो उसका अम्ब्रेला है, वो बॉयज़ को अलग तरीके से ढांकता है, गर्ल्स को अलग तरीके से ढांकता है। बॉयज़ जो है दे रिसीव अ स्टेटस ऑफ परमानेंस, मतलब लड़कों को ये समझा जाता है कि अगर वो इस घर परिवार के साथ जुड़े हुए हैं तो वो परमानेंट है, हमेशा यहीं तो रहेंगे, कहीं नहीं जाना उनको, और आगे चलकर अपनी विरासत को, अपनी प्रॉपर्टी को, सरनेम को, सारी चीज़ों को इसी घर में रहकर वो कंटिन्यू करते रहेंगे। और लड़कियों को अगर बोझ नहीं भी समझा जा रहा है, घर परिवार के अंदर लड़कियों की इज्जत है, लेकिन फिर भी मानसिकता तो ये है, क्योंकि रियलिटी परिवार वालों को पता है कि ये टेम्प्ररी मेंबर हैं फैमिली की, एक ना एक दिन इनको शादी करके चले जाना है, तो हमें इस लड़की को लड़के वालों के लिए बचा कर रखना है, इसको बाहर के समाज में ज़्यादा रंगने भंगने नहीं देना है, ज़्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं है। फिर इसके लायक कोई पता चला अगर ये ज़्यादा पढ़ लिख गई, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट बन गई, तो पता चला कोई लेवल का कोई लड़का भी ना मिले। ये सोच मतलब एग्जिस्ट करती है यहाँ पर। ये जो बात हो रही है, आप अपने घर परिवार से रिलेट करके सेंटी मत होना इसको, लेकिन फिर भी ये सोच बहुत सारी जगह पर पनपती है। आप में से सुनने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसको कुछ ना कुछ एग्जाम्पल से कैसे ना कैसे करके रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो वेरी फ्यू फैमिलीज, गिनी चुने ही ऐसे घर परिवार होते हैं भारत के समाज के अंदर जो कि अपनी बेटियों को ये इज्जत दिलवा पाते हैं, उनकी फ्रीडम दिलवा पाते हैं, उनकी डिग्निटी के ऊपर काम कर पाते हैं, ताकि उनके घर की जो बच्चियां हैं वो अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को बनाएं और अपनी डिग्निटी को इन्हेंस कर सके, उनके अंदर एक इनर कॉन्फिडेंस आ सके, वो अपनी सेल्फ एस्टीम को, अपने सेल्फ वर्थ को नर्चर कर सके, पॉलिश कर सके। तो कुल मिलाकर अगर हम कंक्लूजन देखें इस बात की, जो फैमिली की आइडियोलॉजी होती है, क्योंकि बाहर के लोग आपको किस प्रकार से देखते हैं, क्या नहीं देखते हैं, वो मतलब ज़्यादा फर्क पैदा नहीं करता। अगर आपको घर से लिबर्टी नहीं मिल रही है तो आप हमेशा यही सोचते रहोगे, यार मैं ऐसा कर सकता था, मैं ऐसा कर सकती थी। आपके घर परिवार में बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपको अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो आप फिर यूट्यूब की वीडियोस को देखते हुए, इंस्टाग्राम की रील को देखते हुए हमेशा ही सोचोगे कि यार मैं इससे बेटर कर सकता था। लेकिन वही चीज़ है कि वो जो थिंकिंग है सामने वाले को देखकर वो आपको मारती है मन ही मन में, वो आपकी आत्मा को झंझोड़ती है
क्योंकि आपको वो लिबर्टीज हो सकता है नहीं मिली हो, और सारी चीज़ों के पीछे जो बेस है इस सेल्फ एस्टीम को डेवलप करने से रिलेटेड, या फिर अपनी आइडेंटिटी बनाने से रिलेटेड, या अपनी डिग्निटी को एनहेंस करने से रिलेटेड, वो फैमिली आइडियोलॉजी से ही आता है। क्योंकि आप परिवार के विरुद्ध जाकर बहुत सारे अगर आप एक्शंस लोगे तो आप अकेले पड़ जाओगे। फिर आपको ये भी लगता है कि और कौन सा सहारा मतलब हमें बाहर मिलेगा, या फिर हमारी नीड्स एंड डिमांड्स को जितनी फुलफिल हो रही हैं, या फिर कुदरत की यही नियति है, और सारे समाज के बाहर के लोगों का भी रवैया ऐसा ही है लड़कियों को लेकर, लड़कों को लेकर। तो फैमिली आइडियोलॉजी एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है, जो डिटरमाइन करता है द सूटेबिलिटी एंड द अनसूटेबिलिटी। ठीक है, तो घर के परिवार वगैरह के लोग भी आपको ये बताते हैं कि बेटा ये वाली जो जॉब है ये लड़कियों के लिए होती है, और ये वाली जो जॉब है ये लड़कों के लिए होती है। तो यहाँ पर जॉब्स को लेकर भी स्टीरियोटाइपिंग जो होती है वो लेबर मार्केट के अंदर देखी जाती है विद रिस्पेक्ट टू द जेंडर रोल्स, कि ये वाले जो काम है वो लड़कियों के लिए ही बने हैं, और ये वाले जो काम है वो लड़कों के लिए बन रखे हैं। तो उनको नर्चर करना कैसे है कि लड़कियों को ट्रेन अगर करवाना है किसी जॉब के लिए, या फिर उनको एजुकेट करवाना है, तो उनकी फील्ड निर्धारित कर दी जाती है कि बेटा दिस इज़ द लिस्ट आउट ऑफ विच यू हैव टू चूज दिस जॉब, बिकॉज लड़कियाँ यही वाला काम करती हैं। ठीक है, जैसे आपने दंगल मूवी के अंदर देखा होगा, वहाँ पर तो चलो आमिर खान ने जिसका रोल प्ले करा है महावीर सिंह फोगाट का, वहाँ पर तो उसने अपनी बेटियों को सपोर्ट करा था बहुत ज़्यादा, गांव वालों के ताने के विरुद्ध जाकर और सोसाइटी की बातों को इग्नोर कर कर वो अपनी बेटियों को कुछ बनाना चाहता था। लेकिन समाज के लोगों का क्या कहना था हरियाणा के अंदर कि ये जो दंड बैठक है, ये जो दंगल है, ये लड़कियां नहीं लड़ती हैं, है ना। तो यहाँ पर भी एक जॉब स्टीरियोटाइपिंग की बात आती है कि कुछ जो गेम्स होते हैं, कुछ जो खेल कूद की चीज़ें होती हैं, कुछ जो हरकतें होती हैं, वो लड़कियों के लिए नहीं बन रखी, सिर्फ लड़कों के लिए बन रखी हैं। लड़कों से भी कहा जाता है कि तुम औरत हो क्या, तुमने चूड़ियाँ पहन रखी हैं क्या, ये वाला काम तुम कर भी कैसे सकते हो, ये तुम लुगाई का रोल क्यों निभा रहे हो, ठीक है, या फिर तू जोरू का गुलाम क्यों है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के रोल एक्सपेक्टेशन जो होते हैं, तो वो स्टीरियोटाइपिंग ऐसी बन जाती है। यहाँ पर तो फिलहाल चलो एग्जांपल में हम जैसे जॉब की अगर हम बात करें, तो रोल एक्सपेक्टेशन समाज के लोगों की ऐसे बन जाती है। और समाज के लोगों की कैसे बनी है, क्योंकि समाज तो इंडिविजुअल से बना हुआ है, और एक इंडिविजुअल जो है वो फैमिली का पार्ट होता है। तो कुल मिलाकर जो पूरा जो ब्लेम का हकदार है यहाँ पर, वो है फैमिली की आइडियोलॉजी, एक घर परिवार के लोगों की सोच। तो वो अपने घर के बेटों को और बेटियों को एक पर्टिकुलर फ्रेम में बांधकर ये सिखाते हैं कि अगर आपको घर के बाहर आगे चलकर अपनी आइडेंटिटी डेवलप करनी भी है, तो आपको ये जॉब करनी है अगर आप लड़के हो, और आपको वो जॉब करनी है अगर आप लड़की हो। ठीक है, तो दिस इज द टॉपिक ऑफ सोशलाइजेशन विद इन द फैमिली। फैमिली सोशलाइजेशन जो होती है वो आपको किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।